क्या समझते हैं खुद को, आज तो नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से कहते हुए उसने रणवीर की चाय में 2 चम्मच भरकर नमक मिला दिया था। कहने को इस घर में बहुत से बड़े लोग थे, पर हर फैसले में रणवीर सिंघानिया की ही चलती थी। वो अपने कॉलेज टूर के साथ पहाड़ी इलाकों की सैर पर जा रही थी जब रणवीर के हुक्म पर उसका जाना कैंसिल हो गया था। उसने नमक वाली चाय नौकरानी को दी थी और उम्मीद के ठीक अनुसार कुछ ही देर बाद रणवीर का चिल्लाना सुनकर वो अपने कमरे में लेटी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तभी किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वो होश में लौटी तो दिल उछलकर हलक में आया। रणवीर उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। कौन सा चुटकुला सुन लिया तुमने जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही? वो अच्छी तरह जानता था कि नमक वाली हरकत यकीनन इसी की है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जो नौकरानी चाय लेकर आई थी वो भी कुछ बताने को राजी नहीं थी। तभी वो कड़े शब्दों में उससे पूछ रहा था। मैं तो चुटकुला सुनकर हंस रही थी, आप क्या समझे? नंदिनी बड़ी मासूमियत से बोली थी। अच्छा, मुझे भी सुनना है। वो जाकर सोफे पर आराम से टांग पर टांग रखे उसे चुटकुला सुनाने के लिए कहने लगा, जबकि नंदिनी ने अपने दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ाए थे। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजिम, सबूत नहीं है मेरे पास जज साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी ससुराल जा रहा था अपनी बीवी को लेने। जज, केस खत्म, रिहा करो और बाइज्जत बरी करो इस मासूम को। चुटकुले के अंत पर वो एक बार फिर से हंस हंस कर लोटपोट हुई थी, जबकि हंसी की हल्की सी झलक सामने बैठे रणवीर के होठों पर भी आई थी, लेकिन वो एक ही पल में अपनी हंसी दबा गया था। मेरी चाय में नमक मिलाने वाली हरकत तुम्हारी थी ना? एक झटके से अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। तो नंदिनी जल्दी से संभल गई। मैं भला आपकी चाय में नमक क्यों मिलाऊंगी? उसने अपनी शहद रंग जैसी आंखें झपकाईं तो रणवीर ने अपनी काली आंखें सिकोड़ लीं। मैंने तुम्हें तुम्हारे टूर पर जाने नहीं दिया, इसीलिए तुमने ये करतूत की है। क्योंकि जिस वक्त नौकरानी मेरे लिए चाय बना रही थी तुम वहीं किचन में मौजूद थीं। उसकी शक भरी बातों पर नंदिनी के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना उभर आया। तुम शायद मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन मैंने भला किया है तुम्हारा। उसके गुस्से भरे लहजे पर नंदिनी ने अपना मुंह लटका लिया था। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। अगर तुम न्यूज़ देख लेती तो तुम मुझे थैंक्स कहती, बल्कि मेरी चाय में यूं नमक मिलाकर अपना बदला न लेती। उसे शर्मिंदा करते हुए रणवीर पलट गया तो वो मुंह बिसूरते हुए बिस्तर पर देर तक पड़ी रही और फिर तेजी से मोबाइल की स्क्रीन ओपन की, न्यूज़ सर्च करने लगी और जैसे जैसे न्यूज़ देखती गई उसके मन ही मन में रणवीर का धन्यवाद करने लगी कि वो अपने घर की चार दीवारी में सेफ है। उसने उन मासूम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की जो लापता थे और जो इस दुनिया से जा चुके थे। आज रणवीर की होने वाली सास और रणवीर की मंगेतर तनु सिंघानिया हाउस में आने वाले थे और जिसके कारण रणवीर की मां दोपहर से ही किचन में मौजूद थीं, जबकि नंदिनी कॉलेज से आकर फ्रेश होते ही सीधी किचन में आ गई थी। यार आंटी, आप क्यों खुद को थका रही हैं? सोमना है ना, वो प्रिया के साथ मिलकर सब कर लेगी। उसने घर की नौकरानियों के नाम लेते हुए कहा। सुपर्णा जी को चूल्हे के सामने खड़ा देखकर वो उनके लिए चिंता जताते हुए बोली थी, जबकि सुपर्णा मसाला भूनते हुए उस पर एक प्यार भरी नज़र डालकर बोली, अरे नंदिनी, तुम नहीं समझोगी, तनु कितने समय बाद गुड़गांव आ रही है। मैं ख़ास उसके लिए खाना अपने हाथों से इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि अब वो मेरी होने वाली बहू भी है। सोमना के हाथ से फेंटा हुआ दही लेकर उन्होंने चिकन कोरमे में डाला था। बहू को इतना प्रोटोकॉल और मुझ पर जरा सी नजरे करम भी नहीं। उसके बनावटी गुस्से को देखकर वो झट चूल्हे की आंच धीमी करती उसकी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। मेरी जान हो तुम, मेरी ही नहीं सबकी जान हो, तुम्हारी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। वो उसके गाल थपथपाती उसे पुचकार रही थी। बस करें भाभी, आप सबके प्यार की वजह से ये अभी तक बच्ची बनी हुई है। मजाल है जो एक जिम्मेदारी भी इसने उठाई हो। इससे पहले कि वो और प्यार बरसाती, सुपर्णा जी की देवरानी पारुल जी वहाँ चली आईं। अच्छा अच्छा, बस अब तुम शुरू मत हो जाना, बच्ची अभी अभी कॉलेज से लौटी है। तुम बैठो और सुमोना तुम नंदिनी को खाना दो। वो एक साथ तीनों से बोलती हुई हांडी की तरफ बढ़ चुकी थीं, जबकि नंदिनी जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करती छोटी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई जो किचन में खाने वालों के लिए सेट की गई थी। तनु कब तक पहुंच रही है? अब पारुल जी भी सुपर्णा जी के साथ लग चुकी थीं। इस बीच सुमोना ने उसके सामने माइक्रोवेव से खाना गर्म करके रख दिया था। दाल, चावल, अचार, सलाद और रायता। ये सादा सिंपल सा खाना उसका फेवरेट था। उसकी भूख तेजी से चमक उठी, लेकिन तनु नामा सुनकर उसकी शक्ल ऐसे बन रही थी जैसे वो अपना फेवरेट खाना नहीं खा रही
बल्कि तोरी की सब्जी खा रही हो, जो उसे सख्त नापसंद थी। बिल्कुल तनु की तरह। खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। तौलिया बेड पर पड़ा था, जबकि शॉल और फोल्डर उसने कॉलेज से आकर सोफे पर फेंक रखे थे। यार मैं थक गई हूँ, वो इन चीज़ों से ऐसे बोली जैसे वो सारा सामान उसकी बातें सुन रहा हो। फिर किचन में दिया गया पारुल जी का गैर जिम्मेदारी का ताना याद आया तो एक पल के लिए उसके खून में उबाल उठा और ठीक 10 मिनट के बाद उसका कमरा असली हालत में था, यानी साफ सुथरा। कमरा साफ करते ही वो बिस्तर पर लेट गई। पारुल जी उसके कपड़े प्रेस करके सुमोना के हाथ उसके कमरे में दाखिल होने लगी तो सुमोना तेजी से पलटकर उनसे टकराते टकराते बची। क्या मुसीबत आई है? वो जो उसके पीछे ही थी तेजी से दूर हुई और गुस्से से बोली, भौजी मुझे लगता है कि नंदिनी मैम का कमरा शायद दूसरा है। सुमोना बेचारी परेशान हुई तो वो गुस्से से आंखें दिखाती हुई कमरे में घुस गई। सुमोना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भला नंदिनी का कमरा नहीं पहचानूंगी? अरे नहीं नहीं भौजी, आप खुद देख लीजिए, इनका कमरा अभी इस कदर साफ सुथरा होता ही नहीं है। तो वो कंधे झटक कर बेड की तरफ बढ़ी। नंदिनी उठ जाओ भाई, मेहमान घर आ चुके हैं और तुम अभी तक बिस्तर तोड़ रही हो। उन्होंने चादर खींचते हुए एसी की कूलिंग कम कर दी। आंटी प्लीज, मेहमान मेरे थोड़ी हैं, जिनके मेहमान हैं वही देख रहे होंगे। वैसे भी वो रणवीर खड़ूस है ना, उसे नकचड़ी के साथ खूब बनेगी। एक खड़ूस एक नकचड़ी। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो अपने बालों का रफ सा जूड़ा बनाकर बेड से उतर आई, वरना पारुल जी का एक लंबा लेक्चर सुनने को मिलता। जिस वक्त तो वो तैयार होकर नीचे आई, सब शाम की चाय के साथ साथ बातों का भी मजा ले रहे थे। थैंक गॉड इस लड़की ने ढंग के कपड़े पहने हैं। बेबी पिंक कलर के कुर्ते पर और वाइट पैंट के साथ उसने वाइट ही दुपट्टा लिया हुआ था। बाल उसके पीठ पर बिखरे पड़े थे। उसने बस आंखों में काजल डाला हुआ था, बाकी उसे चेहरे पर किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उसे वहां आते देख सुपर्णा जी ने अपने पास जगह दी, जबकि पारुल जी के इशारे पर उसने तनु से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। और सुनाइए तनु दीदी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद हमें इज्जत दी है आपने। वो सम्मान के दायरे में रहते हुए भी उसके व्यवहार में कहीं से भी संस्कार झलक नहीं रहे थे। तनु की आंखों में उसे देखकर चिढ़ उतरी थी, लेकिन चेहरे से मुस्कान अलग नहीं हुई। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, किस किस की नाक में दम कर रखा है? वैसे तो उसका अंदाज दोस्ताना था, लेकिन उसमें छुपा तंज सिर्फ नंदिनी को महसूस हुआ। अब आप आ गई हैं तो यकीनन अब आपके नाक में दम करने की बारी है। उसने भी मजाक मजाक में तनु का दिल जला दिया। अच्छा अच्छा बस करो तुम, कुछ खा लो, बल्कि चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। रणवीर के टोकने पर बातों का टॉपिक बदल गया। दादाजी आजकल आप वॉक पर नहीं जा रहे? अब उसका ध्यान केक पर हाथ साफ करते अपने दादाजी पर गया, जो इस अचानक हमले पर एकदम से संभल गए। और रणवीर भाई, इन्होंने आज सुबह अपनी शुगर भी टेस्ट नहीं करवाई है। मैं लेट हो रही थी इसलिए यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने सोमना को सौंप दी थी तो इन्होंने बेचारी को कमरे से ही निकाल दिया। वो पूरे सच के साथ उनकी शिकायत रणवीर से कर रही थी तो उन्हें नाराजगी भरी नजरों से देखने लगा। पापा जी प्लीज अपना ख्याल रखा करें, आप जानते हैं ना आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। उनके बड़े बेटे ने फिक्र जताई तो रणवीर के चाचा जी भी बोले, भाई साहब सही कह रहे हैं, आप खुद को लेकर प्लीज लापरवाही न किया करें। सबको अपनी चिंता करते देख वो खुशी से मुस्कुराए। उनके बच्चे उन्हें इतना प्यार देते थे, ये वो अच्छे से जानते थे। और अब आप ये केक भी खा रहे हैं? रणवीर ने उनके हाथ में केक की प्लेट देकर गुस्से से कहा तो उसकी माँ तुरंत बोल पड़ी, भाई केक तो शुगर फ्री है, पापा जी की वजह से हम शुगर फ्री मीठा ही मंगवाते हैं। उनकी तसल्ली दिलाने पर सब थोड़ा सुकून से हुए थे, जबकि तनु ने नंदिनी को चिड़ी हुई नजरों से देखा और खुद मजे से खाना खाने लगी। कल से आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे। रणवीर के ये फैसला सुनाने पर दादाजी ने नंदिनी को घूर कर देखा, जबकि बाकी घर वाले अपनी अपनी बातों में लग चुके थे। जब वो उठकर उनके पास आकर बैठी, नाराज क्यों होते हैं दादाजी? आपकी मोहब्बत में ही शिकायत लगाई है। अगर आप मुझे गैर समझते हैं तो फिर बता दें, मैं आपकी शिकायत नहीं लगाया करूंगी। वो मुंह फुलाकर जैसे उन्हें कुछ जताने की कोशिश कर रही थी, जबकि दादाजी ने उसे अपने साथ लगा लिया। कैसी बातें करती हो नंदिनी, तुम भी हमारे घर का ही हिस्सा हो। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तुम बेफिक्र होकर जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो, बिल्कुल हमारी बच्ची बनकर। मम्मी पापा का नाम आते ही उसकी आंखों में उदासी उतर आई। पिछले 1 साल से उसके मम्मी पापा ने उसकी खैर खबर तक नहीं ली थी। भला कोई अपने बच्चों को यूं गैरों के सहारे छोड़कर जाता है? लौट कर आना तो दूर की बात, उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया था और ना ही उनका कोई अता पता था। पिछले 1 साल से नंदिनी इन्हीं लोगों के साथ रह रही थी।
वो तो ये लोग इतने अच्छे थे कि नंदिनी को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह मानते थे और नंदिनी को भी यहाँ कोई परायापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो बचपन से भी यहाँ आती जाती रही थी। इसीलिए उसे इन लोगों पर और इस घर की आदत थी। लेकिन फिर भी कभी कभी अपने माँ बाप की याद उसे आ ही जाती थी तो उसकी आंखें भीग जाती। इस वक्त भी वो अपने मम्मी पापा को याद करके इमोशनल हो गई थी। दादाजी ने उसकी आंखों में नमी देखी तो वो जल्दी से संभल गए और उंगलियों के पोरों से उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू अपनी उंगलियों पर उठा लिए। गलत बात है बच्चा, इस तरह उदास होकर तुम हम लोगों को यूँ महसूस करवाती हो कि हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। जब तुम्हारे माँ बाप आएंगे और तुम्हें उदास देखेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उनकी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। दादाजी की शिकायत सुनकर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ऐसी बात नहीं है दादाजी, आप लोगों ने तो मुझे अपने सगे रिश्तों से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मम्मी पापा की याद कभी कभी आ ही जाती है। उसने सर झुकाते हुए धीरे से कहा। कोई बात नहीं नंदिनी बेटा, बस भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ भी हों बस ठीक ठाक हों। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही लौट भी आएंगे। बस तुम हंसती बोलती रहा करो, तभी इस घर में रौनक लगती है। सुपर्णा जी और पारुल जी ने भी आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। उन्हें ये बच्ची बेहद प्यारी थी और जब से उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर छोड़कर गए थे तब से तो वो उसका और भी ध्यान रखने लगी थी कि कहीं उसे अपने माँ बाप की याद ना आए। नंदिनी के माँ बाप 1 साल पहले रूस गए थे। नंदिनी के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और ये उनकी ज़िंदगी में पहली बार था कि उन्हें कंपनी की तरफ से रूस जाने का मौका मिला था। कंपनी की तरफ से उनका और उनकी वाइफ का टिकट किया गया था। वो लोग नंदिनी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उस समय नंदिनी के फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे और इसीलिए उसका जाना पॉसिबल नहीं था। नंदिनी के बिना वो लोग जाने को राजी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे नंदिनी और सिंघानिया परिवार ने उन्हें समझाया था। कितने सालों से तुम्हारा सपना था कि तुम लोग विदेश जाओ। रही बात नंदिनी की तो उसकी परवाह मत करो, नंदिनी को हम संभाल लेंगे। 2 ही महीने की तो बात है, तुम लोग घूम फिर कर आओ। और यूँ सुरेश जी और मोनिका जी बुझे मन से रूस के लिए रवाना हो गए। रूस जाने के 8 दिन तक तो नंदिनी की अपने माँ बाप से बातचीत होती रहती थी, लेकिन 8वें दिन के बाद से उसका कॉन्टैक्ट अपने माँ बाप से टूट गया। उनका मोबाइल भी लगातार बंद जा रहा था और उन्होंने भी उसे कोई कॉल नहीं किया। सिंघानिया हाउस के लोगों ने अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की कि उनके बारे में पता लगाने की। जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ भी पता किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। नंदिनी को जब अपने माँ बाप की याद आती तो वो बहुत रोती थी, लेकिन फिर दिल को समझाती कि एक न एक दिन उसके मम्मी पापा जरूर लौट आएंगे। इधर सिंघानिया हाउस में भी उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। ये लोग उसे परायापन महसूस होने ही नहीं देते थे। वो बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी जब उसकी नज़र लॉन में बैठे रणबीर और तनु पर पड़ी। उसके चेहरे पर तुरंत एक शरारती मुस्कान खिली। उसने पानी के शावर का रुख हल्का सा तिरछा किया तो पानी की छींटें सीधे तनु पर गिरीं। ये क्या बारिश हो रही है? वो एकदम घबराकर बोली और उठकर खड़ी हुई। आसमान की तरफ नजरें डाली जो एकदम साफ था। जब रणवीर की नजरें बालकनी में खड़ी नंदिनी पर पड़ी तो वो तुरंत उसकी शरारत समझ गया। नंदिनी, उसने जैसे ही उसे पुकारा वो तुरंत एक अच्छी बच्ची का किरदार निभाते हुए आगे आई। जी रणवीर भाई बोलिए। वो कितने प्यार और सम्मान से बोली थी, लेकिन साथ ही शावर का रुख उसने दोबारा तनु की तरफ कर दिया और तनु पलक झपकते ही पूरी भीग गई। अरे अरे तनु दीदी, ये क्या हुआ? वो जल्दी जल्दी शावर बंद करके सारे जहाँ की मासूमियत चेहरे पर लिए आगे को झुकी थी कि रणबीर एकदम से चीखा, पीछे हटो गिर जाओगी। उसे अपने बजाय नंदिनी की फिक्र में देख तनु का खून खौल उठा था। सॉरी सॉरी तनु दीदी, आप मेरी वजह से भीग गईं। वो मुंह बिसूर कर अच्छी अदाकारी का प्रदर्शन करती शर्मिंदा नजर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी रही क्योंकि तनु पांव पटकती हुई वहां से वॉकआउट कर गई थी। रणवीर ने उसे जाते देखा तो नंदिनी को सख्त गुस्से से घूरता हुआ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा तो नंदिनी को अपनी जान में जान आती महसूस हुई, वरना उसे डर था कहीं रणवीर उसकी खड़े खड़े अच्छी क्लास न लगा दे। आज तो पक्का रणवीर ने मुझे कत्ल कर देना है। दांतों के बीच उंगली दबाए वो परेशान सी अभी सोच ही रही थी कि वो उसके सर पर पहुंच भी गया था। ये क्या हरकत की है तुमने तनु के साथ? वो गुस्से भरी नज़रों से उसे घूर कर बोला तो वो झट से होंठ लटका गई। मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी। उसके मुकर जाने पर रणवीर ने गुस्से से दांत किचकिचाए थे। तनु, तुम्हें कोई पौधा लगती है? कमर पर हाथ रखकर उसने उसे गुस्से से घूरा।
कसूर आपका है, आपने मुझे बुलाया ही क्यों था? मैं हड़बड़ाहट में तेजी से आगे आई और सारा पानी उसके ऊपर जाकर गिरा और वो बेचारी भीग गई। वो इल्जाम से जैसे खुद को आज़ाद करती हुई सामने वाले के चेहरे का मजाक उड़ाती बोली, ठीक है, फिर मैं कसूरवार हूँ। तो अब कल जो तुम अपनी दोस्त की बहन की मेहंदी पर जाने वाली थी ना, अब मैं तुम्हें वहाँ लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, वो तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसके स्पर्श पर रणवीर का दिल तेजी से धड़क उठा था। अच्छा ना रणवीर भाई, मैं सॉरी करती हूँ, बल्कि मैं तनु दीदी से भी सॉरी कर लूँगी। वो उसके हाथ को दोनों हाथों में दबोच कर उसके करीब हुई और एकदम मुस्कुराकर मिन्नतें करने लगी, जबकि वो गुमसुम सा उसे देख रहा था। कुछ तो बोलिए ना। उसे लगातार खामोशी से टकटकी बांधे देखकर वो रोती हुई सी लगी। पल भर में होश में आते ही उसने उसकी पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। वो इतनी जल्दी राजी हो गया था कि नंदिनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। आप कहाँ? उसे आगे बढ़ते देखा तो वो उसके सामने आकर फिर से उसे घूरते हुए बोला, तनु दीदी से माफ़ी मांगने जा रही हूँ। वो आम से अंदाज में बोलती उसकी साइड से होते निकलने लगी कि उसने उसके बाजू को पकड़कर वापस नरमी से अपने सामने खींचकर खड़ा किया तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं तनु को समझा दूंगा। वो नरमी से मना करते हुए कमरे से निकल गया तो वो याहू का नारा मारती उछलकर हवा में घूमी थी। किस कदर बदतमीज लड़की है, सबने मिलकर उसे सर चढ़ाया हुआ है। कपड़े बदल कर वो गुस्से में बड़बड़ाती अपने बाल सुखाकर उन्हें ब्रश करने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने आने वाले को कमरे में आने की इजाज़त दी। रणबीर कमरे में दाखिल होते उसे देखकर मुस्कुराया तो वो जवाब में मुस्कुरा भी ना सकी। उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ यार, बस उसमें बचपना थोड़ा ज़्यादा है और फिर वो कुछ शरारती भी है, लेकिन सच बदतमीज हरगिज नहीं है। हाँ, सबने उसके लाड उठा उठाकर उसे सर पर जरूर बिठा लिया है। शरारत भरी संजीदगी से कहते हुए वो 2 कदम आगे आया तो वो चोर सी बन गई। उसकी ऊंची ऊंची बड़बड़ाहट और उसकी सारी बातें वो सुन ही चुका था। अच्छा, अब शर्मिंदा मत हो और मूड अच्छा करो। मैं मम्मा को बताकर आता हूँ, फिर हम आउटिंग पर चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे और डिनर के बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। वो उसका मूड सही करने के लिए पल भर में प्रोग्राम बना बैठा, जबकि वो मूड सही करती हुई एकदम से खुश हो गई थी। और फिर तनु उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारकर जब घर आने लगी तो रणबीर ने नंदिनी की पसंद का पिज्ज़ा और आइसक्रीम पैक कराई थी, जिसे देखकर तनु अंदर ही अंदर जलकर राख हो गई, लेकिन माहौल की नाजुकता को देखते हुए खामोश रही। क्या यार मम्मा, रणबीर भी एकदम अजीब है। सुपर्णा आंटी तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, फिर आपको नहीं पता था कि उनका बेटा रणबीर कैसी नेचर का मालिक है। जिस लड़की ने मेरी इंसल्ट की उसी के लिए ख़ास पिज्ज़ा और आइसक्रीम पैक करवा कर लेकर आए हैं। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली बनी घूम रही थी। तुम क्यों अपना खून चला रही हो? वो कौन सी पूरी उम्र यहीं रहेगी? उसके माँ बाप आ जाएंगे तो वो यहाँ से चलती फिरती नजर आएगी। मम्मा आप भी ना, कैसी पागलपन जैसी बातें करती हैं। उसके माँ बाप 1 साल पहले से लापता हैं। आपको लगता है वो अब तक जिंदा होंगे? वो यहीं मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अगर मर बर भी गए होंगे तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? ये लोग इसकी शादी करके इसे यहाँ से चलता कर देंगे, पूरी ज़िंदगी इसे अपने घर में बिठा कर नहीं रखेंगे। तुम्हें बस रणवीर और अपनी सास से मतलब होना चाहिए। वैसे ये बताओ, घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आखिर में उत्सुकता से बोली थी। घर वाले तो सब अच्छे हैं मामा, बस एक यही नंदिनी की बच्ची है जो मुझे एक आँख नहीं भाती। अजीब बचपना भरा है इसमें। हालांकि 19 साल की हो गई है, लेकिन अक्ल 1 पैसे की नहीं है। हर कोई इसके लाड ऐसे उठाता है जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो। उसकी सुई फिर से वहीं पर आकर रुकी थी। तो तुम क्यों अपना खून जलाती हो? ये लोग इसलिए इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग है, वरना जो तुम उनके लिए हो सकती हो वो ये लड़की उनके लिए कभी भी नहीं हो सकती। वो उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ तब तक रख रहे हैं जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते या उसके माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिल जाता। और तुम चिंता मत करो, मैं सुपर्णा को समझाने की कोशिश करूंगी कि अब इस लड़की के माँ बाप नहीं लौटने वाले। इसकी शादी वादी करके इसे इस घर से चलता कर दो। आखिर कब तक इसका बोझ उठाती रहेंगी? और फिर इसके बाद तो इस पूरे घर पर तुम ही राज करोगी, क्योंकि पारुल और सतीश भाई साहब के बच्चे भी बाहर देश में सेट हैं। तो पूरा घर किसके लिए बचा? सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब बस अपना मूड अच्छा करो, बेकार में गुस्सा करके अपना रंग रूप खराब कर रही हो। वो काफ़ी
देर तक उसे समझाती रही, जिस पर थोड़ा असर तो हुआ था, लेकिन कब तक रहना था ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो तैयार होकर एक नज़र खुद को आईने में देखकर संतुष्ट हुई और अपने आसपास दुपट्टा डाल गई। अगर वो ऐसे ही सजी धजी नीचे जाती तो रणबीर ने उस पर कई बातें सुना देनी थी। कपड़े ऐसे हैं, बाल ऐसे बांधो। मेकअप तो वो कोई खास करती नहीं थी, तो उस पर छुट्टी ही थी। पैरों में हील्स पहनकर अपना हैंडबैग उठाए वो तेजी से रूम से निकल कर आई थी। मैरून कलर की घुटनों तक घेरदार फ्रॉक में वो बड़ी सी चादर को अपने आसपास बुरी तरह लपेटे हुए थी, क्योंकि उसे पता था रणबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाफ कपड़े पहनना, बल्कि उसने नीचे शॉर्ट जैगिंग डाल रखी थी। लेकिन ये बात वो रणबीर को तो नहीं बता सकती थी ना। रणबीर तो यही देखता कि वो सिर्फ फ्रॉक में जा रही है। वो नीचे आई तो रणबीर उसके इंतजार में तनु के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसने खांसते हुए अपने आने की खबर दी। उसे सिर से पांव तक ढका देखकर तनु ने एक अजीब सी शक्ल बनाई थी, लेकिन उसे परवाह कब थी। वो तो सीधी रणबीर के पास आई थी, जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। शायद उसमें कोई कमी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वो उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया। अब देख लिया हो तो चलें प्लीज, रानी के कब से मैसेज आ रहे हैं। वो जल्दबाजी में उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से घर से ले जाने लगी, जबकि तनु के चेहरे पर गुस्से के हाव भाव उभर आए थे। मैं इसे छोड़कर आता हूँ, फिर बात करेंगे। वो उसके साथ चलते हुए चेहरा मोड़कर जल्दबाजी में बोलता उसे हाथ हिलाकर निकल गया था। 15 मिनट का रास्ता तेजी से गुजरा। गाड़ी रानी के दरवाजे पर रुकते ही वो जल्दी में गाड़ी से उतरी और फ्रॉक को संभालते हुए खुले गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसके जाते ही रणवीर ने भी गाड़ी रिवर्स की थी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी बैग की, सीट पर उसे नंदिनी का बैग नजर आया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और बैग लेकर बाहर आया। लंबे चौड़े कसरती वजूद का मालिक रणबीर सिंघानिया वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ जिस वक्त महफिल में दाखिल हुआ, हर एक की निगाह उसके ऊपर उठी थी, लेकिन वो हर किसी से बेपरवाह बस नंदिनी को ढूंढ रहा था। जब उसकी नज़रें एक जगह पर जाकर जम गईं, नंदिनी अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी दोस्त के साथ जो लड़का खड़ा था, उसकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का दिलकश वजूद समाया हुआ था। ये मंजर देखकर रणवीर के चेहरे पर गुस्से भरे हाव भाव उभर आए। खासकर नंदिनी की शॉर्ट ड्रेस और उसके खुले बाल देखकर उसका खून खौल उठा था। वो एक पल में ही उसके पास पहुंचा। रणवीर को अचानक वहां देखकर नंदिनी बुरी तरह घबराई थी। अरे रणवीर जी, आपने आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। रानी भी खुशगवार हैरानी से बोली और अपनी कजिन को आंखों ही आंखों में समझाने लगी, क्योंकि वो रणवीर को अच्छे से जानती थी। वो जितना खुश मिजाज था, उतना ही गुस्से का भी तेज था। रानी बहन की शादी मुबारक हो तुम्हें। ये कहने के साथ ही उसने नंदिनी का बैग नंदिनी की ओर बढ़ाया। मैं ये बैग देने आया था नंदिनी को, जो ये गाड़ी में भूल गई थी। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा सका था, लेकिन उसने एक तेज नज़र उसके सामने खड़े लड़के पर जरूर डाली थी, और उसकी नज़रों की आग से ही वो लड़का संभल गया था। आपका धन्यवाद रणवीर भाई, अब आप यहाँ से जाइए। और अनायास ही अपने बाल समेटने लगी। उसे मालूम था रणवीर को उसके खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अब आप आ गए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मैं अभी डैडी को बुलाती हूँ, रुके यहीं। वो जल्दबाजी में कहती हुई वहाँ से निकली तो रणवीर नंदिनी का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ एक तरफ ले आया। इतना तैयार होकर आने की क्या ज़रूरत थी, और ये शॉर्ट फ्रॉक क्यों पहनी है तुमने? कोई फुल कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? वो धीमी आवाज़ में उसे डांट रहा था। मैं कहाँ इतना तैयार हुई हूँ, बस काजल और लिप ग्लॉस लगाई है, कोई भी मेकअप नहीं किया है। ये देखिए, उसने अपना चेहरा आगे बढ़ाया, जिस पर मेकअप नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, और मेरी ड्रेस भी कोई इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ये देखिए, मेरे घुटनों से काफ़ी नीचे आ रही है। यहाँ देखिए, हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और कैसे कैसे शॉर्ट कपड़ों में घूम रही हैं। वो रोते हुए अंदाज में बोलते अपने मोबाइल को चेक करने लगी। तुम बड़ी कब होगी नंदिनी? उसके मासूम से रिएक्शन को देखकर वो एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो वो एकदम जलकर बोली, कभी नहीं, ऐसे ही बच्ची बनी रहूंगी। उसके नाराजगी भरे अंदाज पर इस बार वो खिलखिलाकर हंस दिया। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन बाल तो बांधो, पूरी चुड़ैल लग रही हो। उसके शरारती अंदाज पर कहने से वो गुस्से से लाल हो गई और बैग से क्लचर निकाल कर बालों का जूड़ा बना लिया। आप खुश? उसके चिढ़कर पूछने पर रणवीर ने प्यार से उसकी नाक खींची। आप प्यारी लग रही हो। मुस्कुराहट दबाकर तारीफ भी की, जिस पर वो पल भर में खुश हो गई। वो कहाँ यूँ तारीफ करता था, आज तारीफ की थी तो पता नहीं क्यों नंदिनी को अच्छा लगा था।
इस बात पर खुशी तो बनती थी ना, जबकि इतनी सी तारीफ पर उसका चमकता चेहरा देखकर वो हैरान हुआ था। क्या उसके शब्द सामने वाले के लिए इस कदर अहमियत रखते थे? वो अभी सोच ही रहा था कि रानी अपने पापा के साथ वहां चली आई। वो वैसे भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। जब रानी के पापा के जिद करने पर वो आराम से उनकी बात मान गया और वहीं पार्टी में रुक गया, जबकि दूसरी तरफ तनु जलते भुनते उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके आने के आसार कम ही नजर आते देखकर उसने उसे कई बार कॉल्स भी की, मगर तनु को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो गुस्से से बल खाकर रह गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई। सुबह उसकी मुलाकात तनु से नहीं हो सकी थी, लेकिन ऑफिस जाकर उसने तनु को कई कॉल की, मगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा नाराज हो चुकी थी, ये बात रणबीर जानता था, तभी वो आज जल्दी घर लौट आया। वो घर के करीब था कि तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कार पोर्च में खड़ी की और तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। तभी एक खनकदार हंसी सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पीछे हुआ और रहदारी से होते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ही मंजर साफ हुआ। लाल ड्रेस में नंदिनी मानो कोई भीगा हुआ गुलाब लग रही थी। उसके कपड़े भीगकर बदन से चिपक रहे थे और भीगे कपड़ों से उसकी खूबसूरती और भी साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरती में तराशा गया नाजुक बदन जैसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसका ये बेबाक हुस्न देखकर रणबीर ने अचानक ही अपनी नजरें चुरा लीं। वहाँ क्या कर रही हो नंदिनी, फौरन अंदर जाओ। गुस्से में पुकारते हुए उसने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका होश उड़ा देने वाला हुस्न देखकर एक बार रणबीर का दिल फिर तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से एक हल्की सी नज़र आसपास डाली कि कहीं कोई और नंदिनी को तो नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ किसी और को न पाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। रणबीर की आवाज़ पर नंदिनी का सारा मजा किरकिरा हो गया। यार ये खड़ूस क्यों जल्दी घर आ गया। वो भीगे कदमों से जैसे ही मार्बल की राहदारी में दाखिल हुई, उसका पैर अचानक से फिसल गया। इससे पहले कि वो गिरकर खुद को जख्मी करती, रणबीर ने आगे तेजी से बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में संभालना चाहा, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर भी स्लिप हुआ और वो नंदिनी को लेकर सीधा लॉन की घास पर चित गिरा। नंदिनी हल्की सी चीख के साथ उसके चौड़े सीने पर जा गिरी। एक पल को दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर अचानक नंदिनी के होंठों से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वो बेतहाशा जोर जोर से हंसते हुए एकदम ही अपना सर झुका गई, जिससे कि उसका माथा रणबीर के गाल से छू गया और उसके दिल की धड़कनों में एक तूफान मचाने के लिए काफ़ी था। वो कभी सर उठा रही थी तो कभी झुका रही थी। आप मुझे बारिश में भीगने को मना कर रहे थे, लेकिन और खुद को देखिए, खुद भी भीगे हुए एक मगरमच्छ जैसे लग रहे हैं। मुश्किल से हंसी के बीच उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था और फिर दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, जबकि अभी तक रणबीर के सीने पर पड़ी हुई थी। तभी तनु की सदमे में डूबी हुई आवाज़ पर रणबीर होश की दुनिया में लौटा। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो जैसे पागल होने की कगार पर थी। कुछ नहीं तनु दीदी, ये मुझे बचाते हुए गिर गए बेचारे। अपनी हंसी दबाए वो अपने लापरवाह अंदाज में बोलती तेजी से उठी तो रणबीर भी दुगनी तेजी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगा, जबकि जगह जगह कीचड़ लगने की वजह से वो बुरी तरह खराब हो चुके थे। तनु दीदी गुस्से में लग रही हैं, मैं तो चली यहाँ से, उसकी तरफ झुककर धीरे से कहते हुए वो वहाँ से चल दी। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है रणबीर? वो गुस्से में जैसे जलकर राख हो चुकी थी। रणबीर के चेहरे के हाव भाव बदले। वो नहीं चाहता था कि तनु की आंखों में जो दिख रहा है वो उसके होंठों पर आए। तुम्हारे और इस लड़की के बीच आखिर चल क्या रहा है? हाँ, जब देखो उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हर वक्त परेशान रहते हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ बस तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ। मुझ पर ध्यान कम और उस पर ज़्यादा देते हो। और अभी ही देख लो, तुम उसके साथ बारिश में एंजॉय करते उसके इस कदर करीब आ गए थे कि उसके हुस्न में हर चीज़ भूल बैठे थे। उसकी आवाज़ तेज हो गई। रणबीर ने झट उसकी बाजू दबोची। तमीज़ से बात करो तनु, किस अंदाज में बात कर रही हो? कुछ एहसास भी है तुम्हें? वो मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए अपने भीगते बालों को हाथ से सही करते झुंझलाया। उसे भीगने से चिढ़ थी, ऊपर से तनु की फिजूल बातें। तुम शायद बेवकूफ़ हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम नंदिनी से प्यार करते हो तो शादी मुझसे क्यों करना चाहते हो? उसी से कर लो। इस बार वो कुछ नरम पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। रणबीर अब गुस्से में आया। तुम गुस्सा करने की बजाय अगर ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुनोगे तो शायद समझ सको।
नंदिनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखने लगी है। तुम उसको लेकर पजेसिव हो, लेकिन तुम ये बात मानते नहीं। तुम उसका ख्याल करते हो, उसकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश बिना कहे पूरी करते हो। और अभी ही देख लो खुद को, कहाँ तुम बारिश से चिढ़ते हो और कहाँ बेखुद से बारिश में भीग रहे थे और बस उससे ही देखे जा रहे थे। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? रणवीर सिंघानिया। सीने पर हाथ लपेटकर वो अपने हर शब्द पर जोर देती, उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। और सच कहूँ तो मेरी तुमसे कोई दिली रिश्ता नहीं जुड़ा था, बस मामा की ख्वाहिश पर और हमारी पुरानी दोस्ती के कारण मैं इस मंगनी पर राजी हो गई थी। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है रणवीर। हम दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं, पलटकर तेजी से अंदर की तरफ चली गई, जबकि वो उसकी बातों के जाल में कैद वहीं गुमसुम खड़ा रह गया। तनु अगले दिन ही दिल्ली वापस लौट गई और वहां जाते ही उसने सिंघानिया हाउस में रणवीर से शादी न करने का पैगाम भी भेज दिया। उसके कहने के अनुसार वो रणवीर में अपना जीवन साथी नहीं देख सकती थी, वो बस उसका दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि उसकी माँ उसके इस फैसले पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन तनु अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आंटी प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं तनु दीदी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो उन्हें उदास देखकर दिलजोई करने लगी। अरे मैं अपने लिए नहीं, रणवीर के लिए परेशान हूँ। देख नहीं रही मेरा बच्चा कैसा चुप चुप सा हो गया है? वो अपने बेटे की वजह से काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दी। सुपर्णा भाभी, ये तो किस्मत के खेल होते हैं। अगर तनु हमारे रणवीर के नसीब से जुड़ी होती तो वो उसे छोड़ती नहीं। उसे तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, अब देखना। जबकि इतने लंबे चौड़े इंसान को बच्चा कहने पर नंदिनी को ऐतराज हुआ था, लेकिन ये ऐतराज वो कड़वे घूंट की तरह पी गई, वरना अगर बोलती तो बेइज्जती पक्की थी। वैसे भी दादाजी ने कहा है कि रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनते, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। वो दोनों देवरानी जेठानी बातों में मगन थीं जब वो वहाँ से उठकर रणवीर के कमरे में चली आई। उसे कमरे में नहीं देखकर वो टेरेस की तरफ आई, जहाँ कुर्सी पर बैठे वो किसी गहरी सोच में डूबा था। वो जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी और उसकी तरफ देखने लगी। तो रणवीर भाई, आप गुमसुम अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप कहें तो मैं बात करूं तनु दीदी से। उसकी नरम सी आवाज़ पर रणवीर ने उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। ब्लैक कलर की खूबसूरत फ्रॉक में वो उसके करीब बैठी थी, और पता नहीं क्यों रणवीर, जो इतनी देर से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसके सुलगते दिल को एक ठंडी फुहार मिल गई थी। रणवीर भाई, उसने हमदर्दी के नाते उसके हाथ पर अपना मखमली हाथ रखा, तो रणवीर ने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थाम लिया और उसके शहद रंग आंखों में कितनी ही पल खामोशी से देखता चला गया। मुझे प्यार हो गया है नंदिनी, वो जैसे इस बात का इकरार कर रहा था। अरे मुझे पता है रणवीर भाई कि आपको प्यार हो गया है। हैं? किससे हुआ? वो एकदम जल्दबाजी में बोलते बोलते एकदम से चौंक उठी थी। तुमसे। एकदम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते वो उसके करीब हुआ था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है नंदिनी। और तनु भी ये बात जान गई थी, तभी उसने ये मंगनी तोड़ दी। बल्कि प्यार हुआ नहीं, मुझे हमेशा तुमसे ही प्यार था, तभी तो मैं तुम पर हक से हक जमाता था। अगर तनु मुझे एहसास नहीं दिलाती तो मुझे ये बात पता ही नहीं चलती। तुम तो बचपन से हमारे घर आती थी ना नंदिनी। बचपन से तुम मेरे नेचर को जानती हो। बचपन से ही मैं तुम पर हक जताता था, तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। तुम कुछ गलत करती थी तो पूरा हक जताते हुए तुम्हें डांटता था। ये सब कुछ यूं ही नहीं था नंदिनी, ये प्यार था मेरा तुम्हारे लिए। प्यार करता था तुमसे, बस इसी बात का एहसास नहीं था मुझे। अगर तनु मुझे एहसास नहीं दिलाती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। बस अंदर ही अंदर ये दिल तुम्हारी ख्वाहिश में मचलता रहता। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, नंदिनी बेचारी के हाथों के तोते उड़ने के साथ साथ उसके होश भी उड़ चुके थे। साथ ही उसे तनु पर भी गुस्सा आया था, जो अपने गले की हड्डी उसके गले में फिट करती पतली गली से निकल गई थी। तनु दीदी का तो दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन आपका दिमाग तो ठीक है। प्लीज उनकी बातों को दिमाग से निकाल दें। आप बस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वो तेज तेज बोलते हुए झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर भागी थी, जैसे उसके पीछे भूत लग गया हो। जबकि रणवीर ने उसे यूं भागते देखकर पहली बार उसे घूरने की बजाय उसके चेहरे के भाव देखकर हंस पड़ा था। अभी तुम भाग गई नंदिनी, लेकिन आना तुम्हें मेरी ही बाहों में होगा, मदहोश भरे अंदाज में कहते हुए उसने अपने सर को पीछे डाल दिया था। आज रानी की बहन की बारात थी। वो ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक और फ्रेंच चोटी को अपने कंधे पर डाले, कानों में झुमके पहन चुकी थी। पिंक लिप ग्लॉस लगाकर उसने आज काजल की बजाय आंखों पर मस्कारा लगाया था। तैयार होती वो पैरों में हील्स पहने नीचे आई
तो दादाजी अपने दोनों बेटों के साथ बैठे हॉल में नजर आए, जबकि उनके साथ रणबीर भी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में उसे देखकर एकदम चमक उभर आई थी। लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया। उसे रणबीर की कल वाली बात याद आई थी, तो पता नहीं क्यों उसका दिल जोर से धड़क उठा था। पागल इंसान, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। अंकल जी चलें, हम लेट हो रहे हैं। दुपट्टा सही करती वो जल्दबाजी में बोली तो उन्होंने बस पल भर को सर उठाकर उसे देखा था। तुम्हें रणबीर ले जाएगा, मेरा और पापा जी का शतरंज का मुकाबला चल रहा है। वो जैसे उसे देखने या सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। दादाजी की नज़रें भी शतरंज की बिसात पर थीं। अंकल जी आप, अब उसने रणबीर के पापा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। भाई मेरी तरफ से भी माफ़ी। रणबीर बेटे जाओ, बच्ची को छोड़कर आओ, बगैर देखे ही उन दोनों ने कहा था, जबकि रणबीर उसकी सूरत देखकर अपनी हंसी अपने होठों में ही दबा गया था। चलो वरना बारात के खाने से भी जाओगी, क्योंकि कोई भी शतरंज की बाजी को छोड़कर उठने वाला नहीं है। वो कोट उठाकर बाजू पर डाले उसके साथ चला था, जबकि वो मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। मैचिंग तो खूब की है तुमने, सच में। अंदर तुम लोग साथ साथ आते गजब ढा रहे थे। एंट्रेंस पर रानी उसे पकड़कर एक तरफ ले आई थी, जबकि रणबीर उसके पापा से हाय हेलो कर रहा था। बकवास मत करो, वो बस रणबीर जी हैं और कुछ भी नहीं। तो ये जी ही तो जी बन जाते हैं, ये बात तो तुम नहीं जानती क्या? लेकिन तुम कैसी बातें कर रही हो रानी, पागल हो गई हो? मुझसे बहुत बड़े हैं वो, और मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? भाई कहती हो लेकिन भाई तो नहीं है ना, पागल लड़की। तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा कैसे तुम्हारे लिए मोहब्बत का तूफान उफान मार रहा था? तुमने पता नहीं कहाँ से देख लिया, मुझे तो नहीं लग रहा था। नंदिनी ने बुरी तरह घबराते हुए अपनी उंगलियां चटकाई थीं। सारी लड़कियों की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन वो दूर से बस तुझे ही देख रहा था। और प्लीज़ इतने हैंडसम बंदे को भाई तो मत बोल यार, ऐसा हैंडसम बंदा तो किस्मत वालों को मिलता है। हाय, क्या मैं चांस मार लूँ अगर तुझे वो पसंद नहीं? रानी उसकी तरफ ललचाई नज़रों से लगातार देखते हुए नंदिनी को जला रही थी। मर जाओ और जाकर मारो चांस, ताकि किसी की तो लॉटरी लगे, बस मेरी जान छूटे इस चमगादड़ से। बड़बड़ाते हुए कहती वो अपनी दूसरी दोस्त की तरफ बढ़ गई थी। तो वहीं इतनी देर से जो रणवीर उसे देखे जा रहा था, उसके कदम भी उसकी तरफ बढ़ने लगे कि उसने उसी दिन वाले लड़के को नंदिनी के रास्ते में आते देखा तो उसके कदमों में तेजी आई थी। कैसी हैं आप? कार्तिक के प्यार से पूछने पर वो बदतमीजी नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रास्ता दीजिए, वो धीरे से बोली। मैं आपको पसंद करता हूँ और अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ। कार्तिक की कही बात पर वो कोई जवाब देती कि तभी रणवीर तेजी से उन दोनों के बीच आया था। अपना चेहरा सही सलामत चाहिए तो नंदिनी से दूर रहो, ठंडे शब्दों में कहते उसने सामने वाले लड़के को खूंखार नजरों से घूरा था, जबकि सामने वाला लड़का उसके बिगड़े तेवर देखकर 2 कदम पीछे हट गया था। वहीं नंदिनी के भी होश उड़ गए थे और उसका हाथ पकड़ती उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। ये क्या तरीका है रणबीर भाई? वो बस मुझसे बात कर रहा था, बदतमीजी नहीं। जो आप उस पर इतना गुस्सा कर रहे थे, उसके लिए गुस्सा करने पर वो 2 कदम उसके करीब आया था। वो पीछे हटी थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि पीछे दीवार की वजह से वो और कदम पीछे नहीं ले पाई थी। मुझसे तो तुम भागती हो और गैरों की बातें सुनती हो। वो उसको इग्नोर करने वाली बात पर उसे घूरने लगा। देखो ये बात अलग है। वो थोड़ा घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी कि तभी रणबीर ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं टिकाए थे। अलग बात का क्या मतलब है? देखो साफ शब्दों में कह रहा हूँ तो गौर से सुनो। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। 1-2 दिन में मैं घर में हमारी शादी की बात भी करने वाला हूँ, तो अपना दिमाग बना लो इस बात के लिए। वो अपने एक एक शब्द पर जोर देते जैसे जैसे बोल रहा था। नंदिनी का दिल घबराहट का शिकार हो गया था। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगी रणबीर भा। अभी वो भाई शब्द पूरा करती कि रणबीर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। आगे से ये शब्द अपनी जबान पर मत लाना, समझी तुम? और शादी क्यों नहीं करोगी? किसी और को पसंद करती हो? उसका दिल डूब कर उभरा था खुद अपने ही सवाल करने पर। ऐसा नहीं है रणबीर भाई, वो घबराई हुई बोली, और उसकी इस बात पर रणबीर की डूबती सांस वापस लौट आई थी। अगर किसी को पसंद नहीं करती तो मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? आप तो मेरे भा। जबकि रणबीर ने इस बार गुस्से से उसके होंठों पर हथेली जमा दी। कितनी बार कहूँ भाई शब्द मत बोलो। नहीं हूँ यार मैं तुम्हारा भाई, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम मेरे लिए गैर हो, मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, और सिर्फ एक ही रिश्ता बन सकता है, और वो तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वो चिढ़ गई। सारी उम्र तो सबने यही समझाया कि आप मुझसे बड़े हैं, आपको भाई बोलूं, और अब आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें।
आप सब ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अब हटिए मेरे सामने से। मुझे रानी बुला रही है, वो रूठेपन से कहती हुई उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती चली गई, तो वो भी प्यार से उसका रास्ता देकर धीरे से मुस्कुराया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं कि घर वालों से बात करेंगे। भला बताओ, मुझे नहीं करनी शादी। समझ नहीं आ रही मेरी बात उन्हें, वो बड़बड़ाती जा रही थी जब रानी उसके साथ आकर बैठी और उसके कंधे पर हाथ मार गई। क्या दिमागी मसला हो गया है तुझे? वो शरारत भरी नज़रों से पूछ रही थी। नंदिनी ने उसे आंखें दिखाई। दिमागी मसला मेरा नहीं बल्कि उनका है। वो तो गुस्से के मारे फट पड़ी थी। किसका? वो हैरानी से बोली। वो दोनों इस वक्त लॉन की नरम घास पर मजे से बैठी थीं। वही रणबीर भाई का। कह रहे थे मुझसे शादी करेंगे। उसने मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी थी, जबकि रानी की हंसी निकल गई। पागल, ये तो खुशी की बात है। तू इतना सब क्यों कर रही है? उसने बैग से चिप्स का पैकेट निकाल कर खोला। ऐसा करो, तुम ही ये खुशी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वो बुरी तरह से चिढ़ती उसके हाथ से पैकेट झपट गई। यार काश ऐसा हो जाता, लेकिन वो तो तुम जैसी सड़ियल से मोहब्बत करते हैं। मेरा तो चांस ही नहीं बनता। ठंडी सांस भरते उसने दिल पर हाथ रखा। मैं सड़ियल हूँ? वो गुस्सा हुई तो रानी ने झट से गर्दन हिलाकर एक और चिप्स का पैकेट निकाला। अब खुद ही देख लो, इतना डैशिंग हैंडसम बंदा तेरे प्यार में दीवाना है और तू है कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश में है। ये सब क्या है? सच में मेरा कोई इतना ड्रेसिंग चाहने वाला बंदा होता तो मैं झटपट उसके प्यार में पड़ जाती। पागल लड़की, तुझे पता है जब से रणबीर पर लड़कियों की नज़र पड़ी है, कितनी लड़कियों ने मुझसे रणबीर का नंबर मांगा है, लेकिन मैंने सबको हरी झंडी दिखा दी। कह दिया कि भाई वो तो पहले से बुक है। तो मेरी प्यारी सी दोस्त, तुम अपने दिमाग के घोड़े सही राह में दौड़ाओ। वो बहुत अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही थी। वैसे तेरा जादू सच में काला जादू है। पता है क्यों? अरे वो मेरा कजिन है ना, कार्तिक, वो भी तेरे प्यार में पागल हो चुका है। नंबर मांगा था उसने मुझसे तेरा, मैंने भी दे दिया। अब मुझे क्या पता था कि रणबीर तेरे प्यार में पड़ा हुआ है, वरना ना देती। हो सकता है मेरे चाचा कुछ ही दिन में तेरे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। उसके इतने आराम से बम फोड़ने पर वो बुरी तरह घबराई थी। बदतमीज लड़की, सुबह से मौत पड़ी थी तुम्हें, सुबह बता नहीं सकती थी? उसने एक करारा हाथ का थप्पड़ उसके पीठ पर रखा था तो वो बिलबिलाकर उठी। यार क्या करूं? सर के दिए गए टेस्ट की वजह से अकल ठिकाने पर ही कहाँ थी। वो नाराजगी से बोलते हुए नंदिनी के होठों पर मुस्कुराहट ले आई थी। आज यूनिवर्सिटी से लेने उसे रणबीर नहीं आया था। वो किसी जरूरी मीटिंग में था, जिसके कारण उसने ड्राइवर को भेज दिया था, जबकि वो भगवान का धन्यवाद करती घर चली आई थी। और घर जाकर लंच करके वो जो घोड़े गधे बेचकर सोई थी, फिर शाम को ही उसकी खबर हुई थी। सुमोना ने कई बार उसका दरवाजा पीटा तो उसने बिस्तर छोड़ा। मैडम कह रही हैं 10 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो, मेहमान आए हैं। सुमोना जल्दी से बोली। उसकी बात सुनकर वो और भी सोच में पड़ गई थी। उसने डरते डरते पूछा, सुनो, रणबीर भाई घर पर आ गए हैं? नहीं जी, सुमोना इतना कहकर वापस चली गई। मेहमानों का नाम सुनकर वो कुछ कुछ समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। 10 मिनट में वो तैयार होकर नीचे आई। ड्राइंग रूम में रानी का कजन कार्तिक अपने माँ बाप के साथ बैठा था। उनकी एक्सरे जैसी नज़रों से देखकर वो कुछ नर्वस हो गई थी, जबकि सुपर्णा जी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाकर बिठाया। ये हमारे घर की रौनक है नंदिनी, इसके बारे में हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बता दिया है। सामने बैठे लोग हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला गए थे। यकीनन सुपर्णा जी ने उन्हें उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ बताया होगा। तभी पारुल जी की आंखें देखकर नंदिनी ने झट से उनके आगे बढ़कर पैर छुए। मैंने आपकी बेटी को शादी पर देखा था, लेकिन इतनी गौर से नहीं देखा था। भगवान बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी बच्ची है। वे उसकी तारीफ करने लगीं। उनकी बड़ी बेटी बीच में बोली, प्यारी है तभी तो हमारा भाई दीवाना हुआ फिर रहा है। उसकी कही बात भले ही सामान्य थी, लेकिन माहौल में अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। अरे अरे, दीदी को तो मजाक करने की आदत है बस। छोटी बहन ने झट से बात संभाल ली तो कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। तभी दादाजी ने गला साफ करते बात शुरू की। माफ़ कीजिए, आप जिस मकसद से आए हैं वो पूरा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? आप इनकार कर रहे हैं? बेटे के बिगड़े भाव देखकर वो औरत बुरी तरह हड़बड़ा गई। दादाजी आगे बोले, दरअसल बात यह है कि हम नंदिनी का रिश्ता कर चुके हैं। क्या रिश्ता कर चुके हैं? लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि नंदिनी का रिश्ता तय नहीं हुआ है। जी, आपने सही सुना था, लेकिन अब हम रिश्ता कर चुके हैं और लड़का हमारे घर का ही है, यानी रणबीर के साथ हमने नंदिनी का रिश्ता पक्का कर दिया है। पेपर ख़त्म होते ही दोनों की शादी कर देंगे। बाकी की पढ़ाई वो शादी के बाद करेगी।
दादाजी की बात सुनकर जहां उनके बेटे बहू हैरान हुए थे, वहीं अगले ही पल उनके चेहरों पर खुशी भरी चमक आ गई थी। नंदिनी तो सबको ही प्यारी थी, लेकिन मेहमानों के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि वे कार्तिक के गुस्से को भली भांति जानते थे। उन्हें डर था कि इस रिश्ते के न होने का इल्जाम कार्तिक उन्हीं पर लगा देगा। तो हमारी तरफ से माफ़ी है, दादाजी ने आराम से समझाया तो उन लोगों ने वहाँ से उठने में देर नहीं लगाई। धन्यवाद पापा जी, अब ये चांद इसी आंगन में उजाला बिखेरेगा। सुपर्णा जी ने नंदिनी को सीने से लगाकर चटाचट उसे प्यार करना शुरू कर दिया। उन्हें तो नंदिनी बहुत प्यारी थी और अब तो वो उनकी बहू भी बन जाती, हमेशा उनके साथ रहती। दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई थी। उन्हें रणवीर का फैसला पसंद आया था। उन दोनों के एक हो जाने से रिश्ते और भी मजबूत हो चुके थे, लेकिन नंदिनी के तो तोते उड़ गए थे। रिश्ते वाली बात होने के बाद नंदिनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सबने बारी बारी जाकर उसे बुलाया, लेकिन वो कमरे से नहीं निकली। रणबीर देर से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को लॉन्ज में इंतजार करते पाया। ममा, आप लॉन्ज में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, वो मोहब्बत भरे अंदाज में कहता उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। खाना खाया तुमने? उनके अंदाज में ममता भी थी और फिक्र भी, जिसे महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। डिनर कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ मेरे इंतजार में बैठी हैं तो ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है। बताइए क्या हुआ? वो उनका हाथ थामकर उठकर बैठा और उनकी तरफ घूम गया। तुमने दादाजी से नंदिनी के लिए बात की थी? उनके पूछने पर वो एकदम चौंक गया। उन्होंने कुछ कहा आपसे? वो भी अब एकदम से सीरियस हो गया था, जबकि उसकी माँ सारी बातें उसे बताती चली गईं। शाम से ही नंदिनी कमरा बंद किए बैठी थी। हालांकि सब इस रिश्ते पर खुश थे, लेकिन उसके रिएक्शन ने सबको परेशान कर दिया था। क्या वो किसी और से? उसकी माँ अपना डर जाहिर करने लगी तो रणबीर ने बीच में ही नरमी से टोक दिया। मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं करती, बस थोड़ी सी पागल है और मैं उसे अच्छी तरह हैंडल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं और हमारी शादी की तैयारियां शुरू करें। उसके यूँ सुकून से कहने पर उसकी माँ भी मुस्कुराई थी। सच में तुम्हारे होते हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे प्यार से समझाना और किसी तरह खाना भी खिला देना। उसने शाम से कुछ नहीं खाया है, वरना तो हर घंटे उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। माँ ने चिंता जताई। रणबीर ने प्यार से उनका हाथ थामकर कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, वो मुझसे शादी भी करेगी और खाना भी खाएगी। वो संतुष्ट होकर अपने कमरे की ओर चली गई। रणबीर के कदम अब किचन की ओर बढ़े थे। उसने खुफिया दराज से एक्स्ट्रा कीज निकाली और नंदिनी के लिए खाना भी निकाला। ताला खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ तो नंदिनी वहाँ मौजूद नहीं थी, शायद वॉशरूम में थी। खाना टेबल पर रखकर वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो वो भीगे चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। रणबीर को देखकर हल्की सी चीख निकली। आप मेरे कमरे में कैसे आए? वो पत्थर बनी पूछ रही थी, जबकि रणबीर ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा। वो लूज ट्राउजर और ढीली ढाली शर्ट में थी, जिसका गला काफ़ी खुला था और एक कंधा साफ नजर आ रहा था। ये यकीनन उसका नाइट ड्रेस था। रणबीर ने सीरियस अंदाज में कहा, दुपट्टा लो पहले। उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर जल्दी से खुद पर लपेट लिया। आप क्यों आए हैं यहाँ? और मुझे ये खाना नहीं खाना, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। हालांकि खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। रणबीर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी पसंद की चिकन बिरयानी और साथ में पनीर टिक्का है, मीठे में आइसक्रीम भी है। ये सुनकर वो पैर पटकती धप से सोफे पर बैठ गई। बस यहीं पर मैं हार जाती हूँ, नाराजगी भरे अंदाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी खाने लगी। रणबीर ने आम से अंदाज में कहा, मैंने सोचा था शादी के बाद हम हनीमून पर कोरिया चलेंगे, लेकिन तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी के कान खड़े हो गए। आपसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही आपसे? मैं तो बस थोड़ा सा गुस्सा थी। कोरिया जाकर अपने फेवरेट एक्टर से मिलना उसका सपना था, वो कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन गुस्सा भी शादी की बात पर ही हो, रणबीर ने नरमी से कहा। घर वाले हमारे रिश्ते पर कितने खुश हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वे खुलकर खुश भी नहीं हो सकते। इसीलिए तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है। अगर तब भी दिल न माने तो शादी से इनकार कर देना, सिंपल। तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। रणबीर के कहने पर वो एकदम से खुश हुई थी। आप बहुत अच्छे हैं रणबीर भाई। वो पल में चहकती खाने में मगन हुई थी, जबकि वो सारे जहाँ का प्यार निगाहों में बस आए उसे देखे जा रहा था। सच में वो बहुत मासूम थी। पागल लड़की, इससे अच्छा इंसान तुम्हें और कहाँ मिलेगा। देखो किस तरह उन्होंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी।
सब नॉर्मल हो गए हैं और किसी ने भी शादी के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेकर जाएंगे, तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में। क्या कोई और तुम्हारे लिए ये सब कर सकेगा? देखो, रणवीर से शादी के बहुत फ़ायदे हैं, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तुम उसी घर में रहोगी जिस घर में तुम्हें ढेर सारा प्यार मिला है। ज़रा सोचो, अगर वो तुम्हारी शादी कहीं और कर दें, और वो लोग कैसे हैं तुम्हें क्या पता। और तुम्हारे मम्मी पापा का तो तुम्हें खुद ही पता होगा। भले खुद को कितना भी समझा लो, लेकिन ये तो तुम भी मानती होगी कि उनके साथ कोई हादसा हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। रानी की बात पर नंदिनी ने तड़प कर रानी की तरफ देखा था। उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे और फिर वो रानी के गले लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी, जैसे आज उसके इस डर पर मोहर लग गई हो कि उसके पापा और उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसका दिल तो पहले ही इस बात पर गवाही देता था। काफ़ी देर बाद वो रोते रोते नॉर्मल हुई थी और फिर वो दिन भी आ गया जब उसने अपनी शादी के लिए रजामंदी दे दी। इसके बाद सबको पहली बार बहुत खुशी हुई थी और उन लोगों ने उसे प्यार से अपने साथ लगा लिया था। सुपर्णा जी के दिल में भी सुकून उतर गया था। नंदिनी के माँ बाप की मौत की खबर तो उन्हें 6 महीने पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने नंदिनी का ख्याल करते हुए उसे बताया नहीं था। और अब उन्हें सुकून था कि नंदिनी हमेशा उनके पास रहेगी। वो उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगी। उसकी शादी के लिए हाँ करते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और ठीक 2 हफ्ते बाद वो दुल्हन बनी रणवीर के कमरे में उसके बेड पर बैठी अब बुरी तरह परेशान हो रही थी। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? मैं अभी चेंज करने ही वाली थी। इन सब चीज़ों से मुझे उलझन हो रही है। रणवीर को कमरे में आता देखकर वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी और जल्दबाजी में बोली, जबकि रणवीर उसका यह हसीन रूप देखकर जैसे बोलने के काबिल नहीं रहा था। उस मासूम परी पर टूट कर रूप आया था। रणबीर बेखुदी में आगे बढ़ते उसे खुद में कैद कर गया था, तो वो उसकी हरकत पर कानों तक लाल पड़ गई और उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हुए जा रहा था। पीछे हटिए, मुझे सांस नहीं आ रही, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली तो उसे आज़ाद करते उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भर गया था। तुम्हारी तो सांसें, लेकिन मेरी तो धड़कनें भी थम रही हैं। वो प्यार लुटाती नज़रों से नंदिनी को गहरी नज़रों से देख रहा था, जबकि वो उसकी नज़रों से बुरी तरह परेशान हो रही थी। तुम्हें चेंज करना है ना? चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शेरवानी उतार कर उसने सोफे पर रख दी और उसे ड्रेसिंग चेयर पर बिठा दिया और उसके दुपट्टे की पिनें निकालने लगा, जबकि वो अपनी चूड़ियां एक एक करके उतारती जा रही थी। तब तक उसने नंदिनी को भारी दुपट्टे के बोझ से आज़ाद किया और उसकी चूड़ियां भी उतार चुकी थीं। उसके बाद उसने नंदिनी के गले से नेकलेस निकाला तो उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करते वो बुरी तरह उछल पड़ी थी। क्या हुआ? वो पल भर में ही अनजान बना, जबकि वो नाम में सर हिलाती अपने होंठ चबाने लगी। और जब रणवीर ने उसके भारी झुमके उतारे तो उसके कान की लौ को हल्के से सहला गया था। वो तड़प कर उसके करीब से उठकर एकदम दूर हुई थी। तुम ठीक हो? वो बनावटी चिंता करते हुए उसके करीब होने लगा था कि वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर गई और अपने शर्म से लाल पड़ते गालों पर अपने हाथ रख गई, जबकि पीछे रणवीर के जोरदार ठाके गूंज उठे थे। मेरे प्यार की तपिश अब नंदिनी को भी महसूस होने लगी है, वो खुशगवार अंदाज में कहते हुए देर तक महकते फूलों की खुशबू को सांसों में भरता रहा। लेकिन इन फूलों से ज़्यादा नंदिनी के वजूद से उठती खुशबू ने उसे दीवाना किया था। कुछ देर के इंतजार के बाद वो धुले हुए मुंह और साधारण कॉटन के सूट में बाहर आई थी तो खुद को लापरवाह जाहिर करती हुई ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी और फिर वो भी अनजान बनते चेंज करने चला गया। जिस वक्त वो फ्रेश होकर बाहर आया वो बिस्तर में दुबक कर सोती बन गई थी। नंदिनी, सो गई क्या? उसने करीब आते उसे नरम आवाज़ में पुकारा, लेकिन वो यूं ही खामोश पड़ी रही। ये इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती। वो करीब होता जाकर उसका चेहरा देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। वो खतरे को भांपकर कबूतरी की तरह सख्ती से आंखें मूंद गई थी। उसने भी अपनी जगह पर लेटकर करवट बदल ली, क्योंकि वो नंदिनी को थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। वो उसके जज्बातों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। वो उसे धीरे धीरे प्यार से अपनाना चाहता था। खामोशी महसूस करके नंदिनी ने हल्की सी आंखें खोली और फिर रिलैक्स होती खुद को ढीला छोड़कर सच में नींद की बाहों में उतर गई। वैसे भी 1 हफ्ते से उसकी नींद ढंग से पूरी कहाँ हुई थी। सुबह के टाइम सोते हुए नंदिनी ने करवट लेनी चाही तो खुद को किसी की बाहों में महसूस किया और उसकी नींद भग से उड़ी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अपनी जगह के बजाय रणवीर के करीब लेटे देखा तो वो जैसे सदमे से 2-4 हुई थी। अगर ये उठ गए तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। वो खुद को उसकी बाहों से निकालने के इरादे में थी।
लेकिन रणवीर ने कसकर उसे खुद में और समेट लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। छोड़िए मुझे, मुझे छोड़िए। जबकि उसकी यूं हालत देखकर रणवीर हरकत में आया और एकदम उठकर बैठा। वो सो नहीं रहा था, बल्कि सोने की अदाकारी कर रहा था। शायद तुम सोते हुए मेरी तरफ आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, वो आम से अंदाज में कहते प्यार से उसके बाल संवारने लगा तो वो उसके इस कदर ख्याल करने पर उसके चेहरे को देखती चली गई। सुबह हो चुकी थी, इसलिए वो आंखों से कंबल हटाता उठा था। चलो मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम तब तक कमरा सेट कर लो। प्यार से उसका मुलायम गाल सहलाते हुए वो जाते जाते फिर से बैठा और मोहब्बत से उसके माथे को चूमकर उठकर चल दिया। तो वहीं उसे मोहब्बत भरी हिम्मत पर वो गुमसुम सी रह गई थी। उसे रणवीर का यूं प्यार से छूना बुरा नहीं लगा था। रणवीर के कहने पर वो कमरा सेट करके फ्री हुई, तब तक वो आ गया था। तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। एक बार फिर वो उसके करीब होता उसे खुद से लगाते पीछे हटा तो वो सर हिलाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त वो दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचे, सब घर वाले उनके इंतजार में बैठे थे। सुपर्णा जी ने तो उसे खुद से लगाकर खूब प्यार किया, जबकि बाकी सब भी उससे प्यार से मिले थे। खुद को यूं अहमियत देते देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। नाश्ते के बाद वो कितनी ही देर तक साथ बैठे रहे कि तभी नंदिनी को फिर से नींद ने सताया तो सबकी शरारत भरी नज़रों का मतलब न समझते वो कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद रणवीर भी कमरे में आया था। कमरे में क्यों चली आई? वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। मुझे नींद आ रही थी। जम्हाई रोकते उसने तकिए पर सर डाला, जबकि वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ से एक मखमली केस निकालते उसकी तरफ आया तो वो घबराकर पीछे हटने लगी। रात मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दी थी, कहने के साथ ही उसने खूबसूरत नेकलेस निकाल कर उसकी गर्दन में पहना दिया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे कम। गंभीर सरगोशी करते हुए उसने नरमी से उसके मखमली गाल छुए थे तो नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। मेरा छूना तुम्हें बुरा लगता है? वो थोड़ा सा और नज़दीक हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रणबीर की पल पल बढ़ती हिम्मत पर उसकी जान निकल रही थी। बोलो, बोलती क्यों नहीं? उसके होंठ पकड़कर वो जिद कर रहा था। मुझे नींद आ रही है। तेजी से बोलते वो जल्दी से करवट बदल गई तो वो ठंडी सांस भरकर खुद भी वहीं लेट गया। रात का डिनर हम बाहर करेंगे, अभी तुम सो जाओ। उसके सर पर होंठ रखता वो उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद गया, जबकि नंदिनी के पेट में तितलियां सी उड़ रही थीं। वो इस कदर करीब था कि नींद कम वक्त किसको आनी थी, लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी। कुछ ही देर लेटी और फिर वो सो गई थी। उसे गहरी सांस भरते देखा तो रणवीर ने ठंडी आह भरते उसे खुद में और भी भींच लिया। पहलू में महबूब था और आसपास उसे बस सुकून ही सुकून महसूस हो रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस में उसके साथ शर्माई शर्माई से बिल्कुल छुई मुई हो रही थी। रणवीर सिंघानिया ने उसकी पसंद से खाने का ऑर्डर किया था। वो बड़े प्यार से हर चीज़ उसे खिला रहा था। एक अच्छा सा वक्त रेस्टोरेंट में गुजार कर वो बाहर गाड़ी की तरफ आए थे जब नंदिनी ने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं अपना बैग वहीं कुर्सी पर भूल आई हूँ। तो रणवीर ने उसकी इस लापरवाही पर उसके गाल खींचे। तुम्हारी ये आदत नहीं जाने वाली। खैर तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। उसका गाल सहलाकर प्यार से कहते हुए वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया तो वो उसके छूने के जादू में जकड़ चुकी थी। नंदिनी, तुमने शादी कर ली? कार्तिक उसके सामने आकर गुस्से से बोला तो नंदिनी के माथे पर बल पड़ गए। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप तो यूँ नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने आपसे कोई वादा किया था और अब मुकर गई हूँ। नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हारी शादी की खबर सुनी है मैं दिन रात सुलग रहा हूँ। बेबसी और तपिश के मिले जुले अंदाज में उसने झपट कर नंदिनी की कलाई दबोच ली। चलो मेरे साथ। आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मेरा हाथ। वो गुस्से से चिल्लाई, लेकिन वो और भी जोर से खींचने लगा। तभी अचानक रणबीर वहां आया और चील की तरह उस पर झपट पड़ा। अगले ही पल उसने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी अच्छे से तबीयत साफ करने के बाद रणबीर ने नंदिनी की ओर देखा, जो गाड़ी से लगी कांप रही थी। वो उसे साथ लेकर गाड़ी में बैठा और घर ले आया। भगवान की कृपा थी, बाहर कोई नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी लाकर दिया। उसने मुश्किल से 2 घूंट भरे थे, पर अब भी उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। रणवीर ने धीरे से उसका चेहरा थामते हुए कहा, शांत हो जाओ नंदिनी, अब वो इंसान कभी नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके चौड़े सीने में समाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बहुत डर गई थी रणबीर। उसके होंठों से अपना नाम सुनकर रणबीर ठिठक गया था। रणबीर, आप बहुत अच्छे हैं, उसने सिसकते हुए कहा। आप होते हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस आपके गुस्से से डर लगता है।
उसकी मासूमियत भरी बातों ने रणबीर के दिल में हलचल मचा दी। वो बेताब होकर उसके नरम होठों पर झुक गया और अपने अनमोल जज्बात उसमें उंडेलने लगा। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे प्यार करने से मत रोको नंदिनी, आज खुद को और तुम बहकने से रोक नहीं सकता। उसकी आवाज़ जज्बातों से कांप रही थी। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता, वो डर से भरे स्वर में बोली। रणवीर ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहा, इसके लिए मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ मुझे करने दो। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी गर्दन पर झुक गया। नंदिनी घबराई, कुछ होगा तो नहीं? रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसके कान में फुसफुसाया, कुछ नहीं होगा पगली, बस 9 महीने के बाद एक नन्हा मुन्ना हमारी गोद में जरूर होगा। उसके शरारती मुस्कान पर नंदिनी शर्म से लाल हो गई और कसकर उसके सीने में छिप गई। जी नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, वो उसके सीने में चेहरा छुपाए धीरे से बोली थी। रणबीर ने उसे बाहों में भर लिया। जैसे मेरी जान का हुक्म, जब आप कहोगे हम बच्चा प्लान कर लेंगे। और अगले ही पल नंदिनी का दिल धक से रह गया जब उसने रणबीर के हाथ अपनी पीठ पर सरकते महसूस किए। उसकी सांसें थम गईं, जबकि रणबीर के हाथ धीरे धीरे उसके फ्रॉक की डोरियों को खोल रहे थे। वो उसे तकिए पर लाता हुआ उसके नरम होठों पर झुक गया और एक हाथ उसकी नरम धड़कनों पर रुक गया। पहले तो नंदिनी घबरा गई, मगर फिर शर्माकर अपना आप उसे सौंप दिया। उसके दिल पर रणबीर की मोहब्बत ने दस्तक दी और उसने पूरी मोहब्बत से अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे। तो दोस्तों, ये एक बेहद प्यारा और रोमांटिक सा नॉवल था। इस पूरे नॉवल में आपका दिल छू लेने वाला मोमेंट कौन सा था? उस मोमेंट की एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें और हमारे ऐसे ही रोमांटिक नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।